कहते हैं औरत जब जानबूझकर गलत रास्ते पर चलती है तो उसे रोक पाना किसी की बस की बात नहीं होती है, लेकिन उसका जो परिणाम होता है वह भी सोच पाना किसी की बस की बात भी नहीं होती है। आज की घटना में सेम ऐसा ही हुआ। ना सिर्फ एक व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि उसी के पीछे ही कई लोग जेल के सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। आज की घटना में क्या था, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बलिया, और ठीक उसी के पास एक थाना पड़ता है सुखपुरा, और ठीक उसी के पास एक गांव पड़ता है ब्रह्माइन। वहीं के रहने वाले होते हैं सरल यादव, जिनके जो होते हैं एक बेटी और दो बेटे होते हैं, जिसमें बड़ी बेटी होती है रागनी, और जिसमें बड़ा बेटा होता है छोटू, और उसका ही छोटा भाई होता है छोटू का रवि शंकर। छोटू का जो इस समय उम्र होता है वह उम्र होता है 32 साल। छोटू एक शादीशुदा था। उसकी पत्नी का नाम होता है ममता, जिसकी उम्र होती है लगभग 27 से 28 साल के बीच। छोटू और ममता के बीच जो होते हैं 4 बच्चे भी थे, जिसमें एक बेटी थी जो सबसे बड़ी थी, जिसकी उम्र लगभग 10 साल के बीच था, और उसके 3 बेटे थे, जिसकी उम्र लगभग 8 साल और 6 साल और 4 साल था। यानी कि छोटू और ममता को ज़िंदगी था जो वह अलग ही कमरे में गुजारा कर रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, लगभग कुछ साल पहले ही छोटू और जो रागनी के माता पिता होते हैं इस दुनिया को छोड़ के चले गए होते हैं। लेकिन रागनी होती है अपने घर में सबसे बड़ी होती है। यह अपने जो होते हैं दोनों भाइयों का पालन पोषण अपने ही बल पे इसने किया था, जिसकी वजह से आज अपने बड़े भाई जो होता है छोटू की शादी करके इसकी ज़िंदगी भी बसा दिया होता है। ठीक इनका ज़िंदगी भी चलना भी शुरू हो जाता है, इनके बच्चे हो जाते हैं। अपना जो होता है परिवार का पालन पोषण करने के लिए अपने ही पास के इलाके में जाकर छोटू उर्फ बेचू राम जो होता है वह नौकरी भी करना शुरू कर देता है। अब बेचू जो होता है अपनी ज़िंदगी गुजारना भी शुरू कर देता है। तभी लगभग कुछ दिन बीत जाता है तो जो होती ममता की बहन के यहाँ जो होता है ममता का मुंडन होता है। वहाँ ममता अपने बच्चों को लेकर वहाँ चली जाती है। अब जो है तब पूरी रात जो होता है घर में अकेले बेचू सोया होता है। लेकिन सुबह का टाइम होता है और मैं बात कर रहा हूँ 26 जनवरी 2020 को। सुबह का टाइम होता है तो बेचू घर में अकेले ही होता है। सुबह गांव का एक व्यक्ति होता है राम निहोर यादव, वह दूध दे लेने के लिए जो होता है वह बेचू के घर आता है। और जब आता है तो देखता है कि उसका दरवाज़ा जो होता है खुला होता है। वह आवाज़ 1-2 बार लगाता है तो अंदर घुस जाता है तो देखता है चारपाई पर बेचू जो होता है एक लहूलुहान अवस्था में मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। तुरंत ही वह उसी समय चिल्लाने चीखने लगता है, जिसकी वजह से आस के पड़ोस के लोग जितने भी लोग थे इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर लगभग 700 मीटर की दूरी पर बेचू के ही अपने चाचा होते हैं, उनको खबर लगती है तो आप पहुंचते हैं। तुरंत ही देखते वहाँ पे वहीं पर अपने यानी कि छोटे बेटे को देखकर वहीं पर धाड़े मारकर रोना और चीखना शुरू कर देते हैं। अब जो होता है उसी समय बेचू का जो भाई होता है रवि शंकर भी खबर दी जाती है। रवि शंकर भी पहुँचता वहीं पर देखता वह भी धाड़े मारकर चीखना और चिल्लाना शुरू कर देता है। सुबह 6:30 बज जाते हैं। उसी समय वहाँ के एक व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति अपने नज़दीकी थाना सुखपुरा में फ़ोन कर देता है। सुखपुरा के जो सब इंस्पेक्टर होते हैं वह होते हैं वीरेंद्र यादव जो होते हैं अपने दल बल और टीम के साथ जो होता है मौके पर ही वारदात घटना पर पहुंच जाते हैं। वहां का नज़ारा देखते तो वह भी अचंभा रह जाते हैं, क्योंकि बेचू का जो घर हुआ है वह पूरा घर जो होता है आदमियों से भरा होता है। आदमियों को वहाँ हटाते हैं और वहाँ पर पहुँचते हैं। तुरंत ही वहाँ जो थाना प्रभारी होते हैं वह वीरेंद्र यादव उस डेड बॉडी को देखते तो उनकी आंखें उसी समय जो फटी रह जाती हैं। वह देखने लग जाते हैं कि बेचू का जो शरीर होता है काफ़ी लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ होता है, एकदम अकड़ चुका होता है। उसके बॉडी को देखने लग जाते हैं तो उसके गले पर काफ़ी गहरे घाव होते हैं और शरीर जो होता है काफ़ी मरोड़ सा हुआ होता है। और उसी समय जो होते हैं वीरेंद्र यादव वहाँ के उसके परिवार वाले से पूछने लग जाते हैं कि इनकी पत्नी कहाँ है। और परिवार में ठीक उसके सामने ही उसका ही भाई होता है, वह होता है रवि शंकर, ही बताने लग जाता है कि साहब हमारी जो भाभी हैं वह ममता अपने बहन के यहाँ गई हैं, उनके बेटे का मुंडन है। तुरंत ही पुलिस के द्वारा ही बेचू की जो पत्नी होती है ममता को फ़ोन करके इसकी इत्तला दे दिया जाता है। ममता जैसी खबर पहुँचती है वह तुरंत ही हाँफते डाँफते लगभग 1.5 घंटे के अंदर वहाँ पर पहुँच जाती है।
अब जैसे ही बेचू राम को देखती है तो वहीं पर ममता दहाड़े मारकर ज़ोर से चिल्लाना और चीखना शुरू कर देती है। लेकिन चीखने चिल्लाने की वजह से पुलिस जो होती है काफ़ी वहाँ से माहौल जो होता है उसको भी शांत करवा देती है। और पुलिस जो होती है उसी समय बेचू राम के जो भाई होता है वह होता है रविशंकर से पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद जो होता है पुलिस टीम जो होती है रविशंकर के ही तरफ से अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। दर्ज करने के बाद बेचू की बॉडी को वहाँ के नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। इसके बाद पुलिस जो होती है इस केस में छानबीन के लिए लग जाती है। पुलिस अपने थाने जाती है। वहाँ थाने जाने के बाद वहाँ पर जो होता है 2 टीम गठित करती है। दोनों टीमों को जो होती है वहाँ पर इस केस में लगा देती है और कुछ मुखबिर की व्यवस्था भी कर देती है। वह सोचने लग जाती है कि हो सकता है कोई अपना ही हो। अब पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले पुलिस की जो टीम होती है वह बेचू की पत्नी जो होती है ममता के पास आती है। और जब ममता से पूछने लग जाती है वह कहने लगती साहब हम तो कल ही अपने बहन के यहाँ उसके बेटे का मुंडन था वहीं पर गए थे, हमें कुछ नहीं पता यह कौन कर गया। अब पुलिस जो होता है उसी समय सोचने लग जाती है कि आखिर इनके घर सुबह सुबह आया कौन था। पुलिस सबसे पहले उस व्यक्ति के पास जाती है, उससे पूछती है तो वह व्यक्ति बताने लगता है कि साहब हम तो दूध लेने के लिए गए थे, हमने इनको इनके ही चारपाई पर एक लहलुहान अवस्था में देखा। इसके बाद हल्ला शोर शराबा होने की वजह से लोग इकट्ठा हो गए और उसी में से एक व्यक्ति ने यानी कि वह जो था दिनेश ने आपको ही खबर दिया था। अब पुलिस सोचती है कौन कर सकता है, तो पुलिस जो होती है उसी समय गाँव में सबसे पहले मुखबिर बिछा रखती है। मुखबिर जो होते हैं आस पड़ोस के लोगों से पूरी जानकारी जुटाते हैं। हर व्यक्ति अलग अलग जानकारी देखता है। जानकारी देने की वजह से वहाँ पर एक मुखबिर होता है, वह लगभग घटना से 2 दिन बाद ही वह थाना इंस्पेक्टर जो होते हैं वीरेंद्र यादव के वहाँ सामने आता है। और वह मुखबिर बोलने लग जाता है कि साहब इनके ही घर में एक व्यक्ति होता है जो इनके गांव से लगभग 7 किलोमीटर की एक गांव पड़ता है, यानी कि वह जो आता है हल्दी थाने में आता है और उसी के पास एक गांव है हरिहरपुर, वहीं के रहने वाले होते हैं भोला यादव। और उन्हीं का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है संजीव उर्फ उधारी, जिसकी उम्र होती है लगभग 23 से 24 साल के बीच। वह इनके घर जो होता है आए दिन आने जाने लगा रखता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ वह कई दिनों से इनके घर नहीं आ रहा है। और पुलिस का जो शंका होता है वह जाकर तुरंत ही संजीव के ऊपर टेक जाता है। आस पड़ोस के पास जाती है पुलिस पूछने के लिए। आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वह तुरंत ही इनके संबंध यानी कि यह जो होता है संजीव और साथ में ममता के संबंध के बारे में पुलिस के सामने जो खुलासा करते हैं, तो पुलिस भी चौंक जाती है। पुलिस और मुख्ता सबूत जुटाने के लिए सबसे पहले दोबारा ममता के पास जाती है। अब जाने के बाद उसका मोबाइल नंबर लेती है। पुलिस लेने के बाद उसका कॉल डिटेल जब निकालती है तो कॉल डिटेल में पूरा का पूरा साफ दिख जाता है कि ममता और संजीव के बीच जो होते हैं आए दिन लगभग 2-2 घंटे बात होते थे। अब इसीलिए इनके ऊपर पूरा निगाह जब टिक जाता है, इसीलिए पुलिस की टीम जो होती है वह घटना से ठीक लगभग 3 दिन बाद ही यानी कि 30 जनवरी 2020 का दिन होता है। उसी समय पुलिस के जो मुखबिर होते हैं सुबह सुबह टाइम या पुलिस को खबर दे देते हैं कि साहब मार्ग पड़ता है, उसी के पास एक आंवला नाला है, उसी पर पास एक पुल है, वहीं पर बैठा हुआ संजीव। और जैसे पुलिस खबर पाती है तुरंत ही संजीव को अपने कस्टडी में लेने के लिए चली जाती है। वहाँ से संजीव को अपने कस्टडी में लेते उसको थाने ले आती है। और जब उसके सामने सबसे पहले वही कॉल डिटेल निकाल के दिखाती है तो संजीव पूरी तरह से एक सहम से जाता है। अब पुलिस इसी बिना पर जाती है। अब जो होता है बेचू की जो पत्नी होती है ममता को भी पुलिस अपने कस्टडी में ले लेती है। और जब ममता को उसी समय जो संजीव के सामने पेश किया जाता है तो ममता जो होती है उसी समय पुलिस को देखते ही और साथ में वह संजीव को देखते ही एक जो होती है वह एक निषाद अवस्था में हो जाती है, जिसकी वजह से पुलिस जब इन दोनों से बारी बारी पूछताछ करना शुरू कर देती है तो दोनों जो होते हैं पुलिस के सामने धीरे धीरे सच्चाई रखना शुरू कर देते हैं। इसके बाद पुलिस के सामने जो सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनने के बाद पुलिस का जो होता है दिल वह पूरी तरह से दहल से बजाता है। असल में ठीक यह जो होती है ममता और बेचू राम की जो शादी होती है ठीक लगभग आज से ठीक 15 साल पहले हुई थी। यह दोनों जो होते हैं अपनी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से जीने भी लगते हैं। और ममता का जो मायका होता है वह लगभग वह होता है रेवती का एक थाना पड़ता है, उसी के पास एक इलाका पड़ता है वशिष्ठ नगर, वहीं पर जो होता है वहीं पर उसका मायका होता है। वह अपने मायके कभी भी आया जाया भी करते थे। लेकिन ममता जो होती है देखने में काफ़ी खूबसूरत भी थे। अब जब बेचू ममता को पाया था तो काफ़ी खुश भी रहता था, क्योंकि ममता जो होती काफ़ी पढ़ी लिखी हुई थी और उसका खूबसूरती की वजह से उसका नाम भी हुआ था। धीरे धीरे ममता और बेचू की ज़िंदगी अच्छे से बीतना भी शुरू हो जाता है और बीतने भी लगता है। इसी बीच की ज़िंदगी का लगभग जो होता है वह इस समय जो होता है 13 साल वक्त बीत गया होता है। इसी बीच इनकी जो होती 4 बच्चे भी हो गए होते हैं। चारों बच्चे की ज़िंदगी जीने के लिए जो होते हैं बेचू इस तरह जो होता है अपनी ज़िंदगी गुजारा करना शुरू कर देते हैं
कि बच्चों की पढ़ाई के लिए जो होता है उनके पास खर्चे की व्यवस्था नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वह अपने आसपास के इलाके में जाते नौकरी की तलाशी करते हैं, लेकिन किसी तरह वह दिहाड़ी मजदूरी करना भी शुरू कर देते हैं। दिहाड़ी मजदूरी करने के बाद उनके पास कुछ आमदनी होने लगता है। आमदनी होने की वजह से बच्चों का जो होता है पढ़ाई का खर्चा भी देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब अपनी जो होता है सुबह निकलते थे उस दिहाड़ी मजदूरी के लिए, तो रात में कभी 9 बज जाता बेचू को, कभी 10 बज जाता, जिसकी वजह से जब घर पे आते काफ़ी अपने आप को थका महसूस करते थे, जिसकी वजह से वह सो भी जाते थे। अब उनकी पत्नी जो होती है वह लगभग 4 बच्चों की जो माँ बन चुकी थी, उसको लग रहा था कि हमें शारीरिक सुख नहीं मिल पा रहा। वह तो बस अपने से मतलब रखती थी। अब इसीलिए बेचू जब भी सो जाता था तो इसी वजह से ममता जब शारीरिक सुख नहीं पाती, काफ़ी बेचैन से सहमी सहमी रखना शुरू हो जाती हैं। और इसी वक्त इनका जो ज़िंदगी होता है चिड़चिड़ेपन की वजह से बीतना शुरू हो जाता है। लगभग कुछ वक्त तो बीतता है इनके बीच ज़िंदगी का, और लेकिन गांव के ही कुछ दूरी पर होता है ब्राह्मणी मंदिर। उसी मंदिर के पास ही संजीव का ही अपना मकान होता है, और साथ में कुछ ही दूरी पर होता है बेचू का मकान। वहाँ पर जो होती है ममता मंदिर में ज़्यादा समय बिताती थी, क्योंकि बेचू अपना जो होता है सुबह सुबह दिहाड़ी मजदूरी के लिए निकल जाता था। और वहीं पर मुलाकात संजीव से भी हो जाता है। संजीव जब पहली नज़र में ममता को वहीं मंदिर पर देखता है तो एक ही नज़र में ममता का दीवाना हो जाता है। दोनों का वहीं पर आपस में बातें शुरू हो जाते हैं। दोनों का आपस में जो होता है हाल चाल पूछते हैं, एक दूसरे का जो होता है दुख सुख अपना हाथ साथ देना शुरू कर देते हैं। और ममता जब भी मौका पाती थी तो वह संजीव को अपने घर ही ले आती थी और उससे बातें करती थी, उसके साथ बैठकर कॉफ़ी पीती थी। अब इसी तरह जो था संजीव भी ममता को अपने दिल से चाहने भी लगा था, क्योंकि उस समय जो थी ममता देखने में काफ़ी खूबसूरत थी और देखने में ऐसी नहीं लग रही थी कि वह ममता 4 बच्चों की माँ थी। उसकी चाल और चलन स्वभाव देखकर वह संजीव काफ़ी फिदा से हो गया था। और धीरे धीरे का वक्त बीतने लगता है। लेकिन एक दिन ऐसे आ जाता है, लगभग सुबह सुबह का 11 बजे का टाइम होता है, तो बच्चे जो होते हैं अपना स्कूल चले गए होते हैं और पति अपने दिहाड़ी मजदूरी के लिए चला गया होता है। तो जैसे ही वह संजीव जाता है ममता के घर, ममता जो होती दरवाज़ा खोल के सज संवर के अपने ही घर में बैठी रहती है। और वह संजीव को जैसे ही ममता देखती है तो उसके चेहरे पर मुस्कान से खिल जाती है, दौड़ी दौड़ी जाती है, अपने किचन में चाय बना के ले आती है। दोनों वहीं पर पीना शुरू कर देते, चुस्कियाँ लेते हैं, दोनों की नज़रें मिल जाती है। मिलने के बाद दोनों आपस में मीठी मीठी बातें कर देते हैं और इनकी बातें इतनी जो होती मन भा जाती हैं कि उसी समय जो होता है वह संजीव ममता को भाभी का रिश्ता बनाता है और वहीं से हंसी टिटोले शुरू हो जाते हैं। हंसी टिटोले का इनका जो वक्त होता है जब कभी भी आता तो हंसी टिटोले इनका शुरू हो जाता था और इसी बीच इनका मजाक इतना बढ़ जाता, कभी कभी बेपनाह मजाक भी कर देता है। वक्त गुजरने लगा, लेकिन ममता के साथ एक दिन ऐसा ही वक्त आएगा कि ममता अकेली थी। उसी समय संजीव घर में जाता है और जाने के बाद उसको तुरंत ही पकड़ लेता है। ममता इनकार नहीं करती, वह कहने लग जाती है कि हमारे पति से अच्छे तो तुम लग रहे हो, तुम्हारी अभी उम्र पड़ी है, लेकिन हमारा पति तो लग रहा है इस दुनिया में काफ़ी बूढ़ा आदमी वही है। अब संजीव इस बात को सुनता हुआ कहने लगता कि भाभी हम तुमसे जो होता है रिश्ता रखना चाहते हैं। ममता जो थी मना नहीं करती, तुरंत तैयार हो जाती है। वह कहने लगती है कि हम भी तुम्हारे साथ अब ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। दोनों ही पर बातें होते हैं। बातें होने के बाद अपने बेडरूम में जाते हैं। वहीं पर ममता और संजीव दोनों मिलकर संबंध बनाते हैं। संबंध का सिलसिला इनका यूं ही चलता रहता है। जब मन करता, जब इनका पूरा घर खाली रहता था, शांत रहता था, तो संजीव ममता के घर पहुंच जाता था। संजीव पहुंचने के बाद उसके साथ जब मन करता संबंध बनाता। संबंध का सिलसिला आए दिन कई दिनों तक चलता रहता था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, लेकिन तभी जो होती है ममता संजीव से कह देती है कि हम तुमसे अभी शादी करना चाहते हैं। और संजीव भी तैयार हो जाता है। तभी 25 मई 2019 का दिन वहाँ आ जाता है। उसी दिन जाते हैं ममता अपने ही पास के एक जो था मंदिर होता है, उसी मंदिर में जाकर ममता और संजीव दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद जो होती है ममता अपने पति के साथ भी आकर रहना शुरू कर देती है। जब जब मौका पाता संजीव तो ममता के साथ आकर घर में संबंध बना देता था। लेकिन इसके जो चर्चे होते हैं आस पड़ोस के लोगों के कानों पर पहुंच गई हुई थी, और इसी के द्वारा जो होता है बेचू के जब कानों पर पहुंचा तो बेचू को विश्वास नहीं हो रहा था। इसीलिए अपनी पत्नी से आकर जब एक दिन बाद बोला तो उसकी पत्नी जो होती है वह कहने लग जाती है कि हमसे लोग जड़ते हैं, तुम्हारी यह कमाई देखकर सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी के बीच दरारें पड़ें। लेकिन बेचू जो होता है उसकी बात को विश्वास नहीं करता है, और इसी लेकर बेचू जो होता है बेचू और वह जो होती है ममता के बीच आए दिन झगड़े तकरार होना शुरू हो जाते हैं। वह बोल देता कि आज के बाद संजीव हमारे घर नहीं आना चाहिए। ममता कहती है इसमें क्या बात है, संजीव आज के बाद अपने घर आए गए नहीं। और इसीलिए वह जो होता है बेचू हर दिन निगाह रख के लगाए बैठा हुआ होता है। लेकिन उनको मौका भी मिल जाता, जब बेचू दिहाड़ी मजदूर के लिए चला जाता है तो कैसे न तैसे कर संजीव ममता के साथ घर में आ जाता। आने के बाद मौका देखकर संबंध बना लेता है। लेकिन एक दिन घटना से लगभग 1 हफ्ते पहले की बात है,
अब जो होता है बेचू उस दिन दोपहर को ही दिहाड़ी मजदूरी से छुट्टी लेकर अपने घर आ गया होता है। तभी देखता है उसके जो बच्चे होते हैं वहाँ बाहर खेल रहे होते हैं। तो बच्चों से पूछते हैं कि तुम्हारी मम्मी कहाँ। बच्चे बताते हैं कि मम्मी घर के अंदर है। अब वह बेचू जो होता है तुरंत ही दरवाजे पर पहुंचता है। दरवाज़ा देखता है खुला होता है और अंदर जैसे ही दाखिल होता है तो वह देखता है कि अंदर जो होता है संजीव और साथ में ममता दोनों एक ही पति पत्नी की अवस्था में उस समय बना रहे होते हैं संबंध। और उनको अपने दरवाजे पर खड़ा होकर सारा नज़ारा देख रहा होता है। और जैसे उसकी जो पत्नी होती है, पत्नी की नज़र उस समय बेचू पर पहुँचती है, तुरंत ही वह खड़ी हो जाती है और वहीं पर अपना मुँह छिपाए जो होता है संजीव फरार हो जाता है। लेकिन उसी की वजह से वह बेचू अपनी पत्नी की काफ़ी बुरी तरह से पिटाई कर देता है। और इसी पिटाई की बदौलत वह हर दिन जो होता है इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़े तकरार होते हैं और इसी तरह इसकी पिटाई भी कर देता है। पिटाई की बदौलत जो होती है ममता काफ़ी घबरा से जाती है। ममता एक दिन वह जो होती है संजीव से फ़ोन करके बोल देती है कि अगर तुम अपने ज़िंदगी में हमें दोबारा देखना चाहते हो तो आज के बाद हमारा पति इस दुनिया में नहीं दिखना चाहिए। तो संजीव भी तुरंत भी तैयार हो जाता है। लेकिन ठीक 24 जनवरी 2020 का दिन होता है। उसी समय संजीव जो होता है वह मिलने के लिए अपने ही साथ कुछ कपड़े ले आता है, साथ में कुछ गिफ्ट ले आता है। वह जो होता है ममता को देने के लिए, और जैसे ही पहुंचता तो ममता को देने लगता है तो एकाएक जो होता है उसी समय जो होता है बेचू धमक पड़ता है। बेचू जैसे ही देखता है तो उसी के सामने संजीव फरार हो जाता है। वहीं पर ममता की दोबारा पिटाई कर देता है। ममता वह कपड़े और गिफ्ट अपने पास रख लेती है। लेकिन उसी समय ममता के जो बहन होती है, ममता के बहन के बेटे का मुंडन होता है। तो ममता जो होती है अपने बेटे और उस समय जो होता है उस गिफ्ट को लेकर अपने ही बहन के पास चली जाती है। और जब जाने के बाद वह तुरंत ही वहीं से एक एकांत जगह देखती है ममता और वहीं पर संजीव को फ़ोन कर देती है। वह बोल देती है कि आज तुम्हारे पास बहुत सही मौका है और इसी रात तुम हमारे पति को इस दुनिया से हटा लो। तभी वह रात भी आ जाता है। 25 जनवरी 2020 का रात का लगभग 1 बजे का टाइम होता है। उसी टाइम जो होता है वह संजीव उसके घर जाता है और दरवाज़ा पूरा खुला होता है। अंदर घुस जाता है, देखता है कि जो बेचू चारपाई पर एक काफ़ी निद्र अवस्था में सो रहा होता है। उसी अवस्था में सोने की वजह से संजीव जैसा बेचू का गला वहीं पर एक दबा देता है और वहीं पर उसके जो होता है गले पर काफ़ी तेज धार हथियार से वार कर देता है, जिसकी वजह से वहीं पर बेचू की मौत हो जाती है। अब तुरंत जो होता है मौका देखकर वहीं से फरार हो जाता है और उसकी सूचना जो था फ़ोन के द्वारा ही ममता के फ़ोन पर दे देता है। वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसे यह जो होता है उसी समय संजीव और यह जो होती है ममता पुलिस के सामने यह सच्चाई रख ही रहे होते हैं। तो पुलिस के सुनने के बाद उनके कानों पर विश्वास नहीं होता और पुलिस इन दोनों को ले जाकर इन पे काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके इन दोनों को ले जाकर जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, सबसे पहले हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। आप अपने जीवन को खुशियों से भर दें। अपनी ज़िंदगी इस तरह आज से निर्णय लें कि जीना शुरू करें कि ज़िंदगी में दुखों का सामना आप जो होता है खड़े होकर करेंगे। दोस्तों, अब इस वीडियो को आप इतना शेयर करिए कि यह वीडियो अब लोगों के पास पहुंच जाए। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।